बहू, ओ बहू, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो। बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह नाश्ते में भी तुमने कचौरियाँ बनाई थी जो मैंने नहीं खाई थी। अब कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाया हो तो दोपहर में खाने को दे दो। दोपहर के 12 बज गई। भूख के मारे पेट के आते सुकड़ी जा रही हैं। तभी रसोई से दनदनाती हुई बहू आई और बोली, अभी 12 ही बजे हैं, शाम नहीं हुई है, जो भूख के मारे मुझे इतना सुना रही हो। जब खाने का समय होगा तब तुम्हें खाना मिल जाएगा। सुबह से भूख भूख करने लगती हो। तुम्हारा बेटा दुकान से 2 बजे तक आता है, तभी हम खाना खाएंगे। तब तक चुपचाप से अपने कमरे में जाकर बैठो और मुझे शांति से खाना बना लेने दो। बहुत परेशान करती हो। 80 वर्ष के होने को हो और पता नहीं फिर भी कितनी भूख लगती है। इतनी भूख तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं लगती जितनी भूख तुम्हें लगती है। तीनों टाइम खाने के लिए मांगती रहती हो। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, एक टाइम भी खाना खाया करो। जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखती रहो। बहू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बेचारी ममता जी बरामदे में रखे घड़े से पानी निकालकर गट गट करके एक गिलास पानी पी जाती है। लेकिन पानी पीने के बाद भी उनकी भूख की आग शांत नहीं होती है। पेट को पकड़कर वो कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन आंखें घड़ी पर ही टकटकी लगाए बैठी थी। कभी घड़ी को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ देखती कि बेटा आज जल्दी आ जाए तो हमें खाना भी जल्दी खाने को मिल जाएगा। लेकिन बेटा भी अपने समय से पहले नहीं आया। पूरे 2 बजे अपनी दुकान से दोपहर में खाना खाने के लिए घर आया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो ममता जी अपने कमरे से निकल कर आई। बहू से बोली, बहू अब तो खाना दे दो, अब बेटे ने भी खा लिया है। रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है तुमने खाने में? मैंने तो छोले भटूरे बनाए हैं जो कि तुम खा नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने सादा खाना खाने के लिए कहा है। तला भुना खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए तुम ये खाना नहीं खा सकती हो। बहू, सुबह भी तुमने कचौड़ियाँ बनाई थी जो मैं नहीं खा पाई, और दोपहर में भी तुमने तेल मसाले वाला खाना बना दिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी? बहू अंदर रसोई में गई और रात के बासी 4 रोटी उठाकर अचार के साथ एक थाली में ममता जी के सामने पटक देती है और कहती है, ये लो, ये रात की रोटियां खा लो, इससे तुम्हारे पेट की आग शांत हो जाएगी। ममता जी बहू से कहती है, अचार से रोटी नहीं खाई जाएंगी, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध दे दो, मैं दूध में गलाकर रोटियां खा लूंगी। बड़ी आई दूध से रोटी खाने वाली, चुपचाप से अचार से रोटी खा लो और जाकर रसोई में बर्तनों का ढेर लग गया है, उनको धुल दो। सुबह से रसोई में खाना बनाने में लगी हुई हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। अपने कमरे में पूरा दिन बैठी बैठी आराम फरमाती रहती हो। इतना कहकर बहू खाने की थाली को परोसकर कमरे में चली गई। ममता जी को भूख बहुत तेज लगी थी। बासी रोटियों को अचार के साथ ही जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। बासी रोटी को अचार के साथ खाने की वजह से उनको ठसका लग जाता है। बहुत तेज खांसी होने लगी। सारा खान खांसी के साथ बाहर निकल गया। ममता जी जल्दी से पानी पीकर किसी तरह से अपने खांसी पर काबू कर पाती हैं, लेकिन इतने में उनकी बहू रीना अंदर से आई और बरामदे में फैले हुए खाने को देखकर आग बबूला हो गई और गुस्से में आओ देखा ना ताओ सास के सर पर टीवी का रिमोट दे मारा। बुढ़िया, ढंग से खाना खाना भी नहीं आता, बुढ़ी हो गई है, बच्चों की तरह खाना खाती है, खाने की भी तमीज नहीं है, आराम आराम से खाना खाती, अब पूरा घर गंदा कर दिया। जल्दी से उनकी सफाई कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। मैंने कहा था कि खाना खाने के बाद रसोई के बर्तन साफ कर देना, तूने तो पूरा घर ही फैला कर रख दिया है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से पूरे घर को साफ कर दो, उसके बाद ही मैं अपने कमरे से निकलूंगी, वरना तुम्हारी गंदगी देख करके मुझे भी उल्टी आ जाएगी। रीना ने ममता जी के सर पर रिमोट इतना तेज मारा था कि उनके सर से खून निकलने लगा। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर ममता जी बरामदे के एक कोने में ठिठक कर खड़ी रह गई। बहुत देर तक खड़ी खड़ी रोती रही, अपनी किस्मत को कोसती रही। हे भगवान, इससे तो अच्छा मुझे ऊपर ही उठा लो। मुझे बहू बेटे के साथ नरक की जिंदगी नहीं जीनी है। बहू बेटे मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, भूखों को मार रहे हैं। अपने ही घर में भिखारियों की तरह खाना मांगकर खाना पड़ता है। एक समय था जब यह घर मेरा था, पूरे रसोई मेरी थी, मन में जो आता था वो बनाती थी, मन भर के सबको खिलाती थी, हमेशा बेटे की मन पसंद का खाना बनाती थी।
अगर आधी रात को भी बेटा कुछ खाने की फरमाइश करता तो मैं उसको कभी मना नहीं करती थी, लेकिन आज बेटा कितना बदल गया है। बहू ने बेटे के सामने ही मुझे बासी रोटियां दी तो बेटे ने एक बार भी मना नहीं किया, जिसको मैं 3 समय गरम गरम बनाकर खिलाती थी। आज वही बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहा है। बहुत देर तक ममता जी कोने में खड़ी खड़ी अपनी किस्मत को कोसती रही और फूट फूट कर रोती रही। आज उनके पति भी नहीं थे जिससे वह अपने मन का गुबार निकाल सके। एक बेटी है सपना, जो नोएडा जैसे शहर में रहती है। साल 2 साल में उसका आना होता है। बच्चे पढ़ने वाले हो गए, इसीलिए आ ही नहीं पाती। कभी कभार फोन पर बात होती थी तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करने देती। ममता जी ये सब बातें सोच ही रही थी, तब तक रीना कमरे से चिल्लाती हुई कहती है, कोने में टेसू बनकर ही खड़ी रहोगी या घर में फैलाई हुई गंदगी भी साफ करोगी। बहू की आवाज़ सुनकर ममता जी डर गई और जल्दी से पूरे बरामदे की सफाई में जुट गई। रसोई का सारा काम निपटा कर ममता जी अपने कमरे में आती है। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते हुए वो अपने कमरे में आकर खटिया पर गिर पड़ती हैं। थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि गिरते ही सो जाती है। दूसरे दिन रीना ममता जी की चारपाई कमरे से निकालकर आंगन के एक कोने में डाल देती है। ममता जी कहती हैं, बहू आंगन में बहुत गर्मी होती है, कमरे में पंखा भी है, आंगन में ऐसी गर्मी में मैं रात में कैसे सोऊंगी। मेरी चारपाई आंगन में मत डालो। ए बुढ़िया चुप कर, मुझे उस कमरे की जरूरत है और तेरे लिए इतना बड़ा कमरा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। रात आंगन में सो जाया करो और दिन में आंगन में जो छोटा सा नीम का पेड़ लगा है उसके नीचे अपनी चारपाई खिसका लिया करो। कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तू आंगन में ही रहेगी और पूरे घर की रखवाली करेगी। ममता जी का बेटा नितिन, जो कि अपने पिताजी की पुश्तैनी कपड़ों की दुकान को संभालता था, पास में ही एक छोटे से शहर में उसके पिता की एक कपड़ों की दुकान थी। पिता के जाने के बाद नितिन उसी दुकान पर बैठने लगा। सुबह 7 बजे दुकान पर चला जाता, दोपहर में खाना खाने के लिए आता और रात को 8 बजे तक वह दुकान को बंद करके घर आ जाता। न जाने कितनी बार नितिन ने अपनी माँ को उस चारपाई पर आंगन में गर्मी में लेटे हुए देखा। कभी धूप से परेशान होती तो कभी मक्खियाँ उनको परेशान करती रहती, कभी रात में मच्छर काट रहे थे। लेकिन मजाल है कि कभी नितिन ने अपनी माँ से कहा हो कि माँ तुम अंदर कमरे में जाकर लेट जाओ, बाहर आंगन में बहुत गर्मी है। उसे अपनी माँ के इस हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ममता जी की बेटी सपना का नितिन के पास फोन आता है कि भैया बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लग गई हैं, तो सोच रही हो कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊं। 2 साल से मायके नहीं आई हूँ, माँ से भी नहीं मिली हूँ। इस बार समय मिला है तो सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए आ जाऊं। अगले 10 दिन बाद का रिजर्वेशन हो गया है, 10 दिन बाद मैं आ जाऊंगी। सपना के आने की बात सुनकर नितिन को जैसे सांप सूंघ गया हो। उससे ना तो हाँ करते बन रहा था और ना ही मना करते बन रहा था। रीना की छाती पर तो जैसे सांप लौट रहा हो अपनी ननद के घर आने की बात सुनकर के, क्योंकि उसे अब अपनी ननद के सामने अच्छा बनकर रहना पड़ेगा। सास की सेवा करनी पड़ेगी, समय से खाना देना पड़ेगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि सपना के सामने नितिन और रीना दोनों ही अच्छा बनने का नाटक करते थे और सपना को भी यही लगता था कि उसके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसे तो अपनी माँ की हकीकत कुछ पता ही नहीं थी कि उसके भैया भाभी उसकी माँ को कितना परेशान करते हैं। एक पालतू जानवर की तरह घर में रखे हुए हैं, समय से खाने को भी नहीं देते, घर के सारे काम कराते हैं। लेकिन अचानक से सपना 2 दिन बाद ही अपने मायके आ गई। मायके में वो जैसे ही घर के अंदर आई तो तपती हुई धूप में एक छोटे से नीम के पेड़ के नीचे देखती है कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है, सूख कर काटा हो गई है। ऐसे लग रहा था कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, मांस तो रहा ही नहीं, पूरी चारपाई में चिपकी हुई है। पहले तो सपना जान ही नहीं पाई कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। जब नजदीक गई तो देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ तुम इतनी धूप में भी आंगन में क्यों लेटी हो? कितनी गर्मी लू चल रही है, तुम्हें तो लपट लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, अपने कमरे में जाओ। बेटी की आवाज़ सुनकर ममता जी हाथों की टेक लगाकर चारपाई से उठकर बैठती हैं। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गई। बेटी को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ की ऐसी हालत देखकर सपना कहती है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो?
कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। इतने दिनों से तुम आई नहीं थी ना, आज देखा तो खुशी के मारे आंखें भर आई। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, कितनी दुबली हो गई हो, खाना ठीक से नहीं खाती हो क्या? बेटे की बात सुनकर ममता जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। तब तक रीना को बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। सामने ननद सपना को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सपना के पास आई और बोली, अरे दीदी, आप तो 10 दिन बाद आने वाली थी, फिर अचानक से आज कैसे आ गई? और आने से पहले आपने फ़ोन भी नहीं किया, कम से कम एक बार बता तो देती। अरे भाभी, रिजर्वेशन तो हमारा 10 दिन बाद ही था, लेकिन इनको अपने ऑफिस के काम से इधर तक आना था, तो सोचा इनके साथ ही मायके चली जाती हूँ। अकेले बच्चों के साथ आने में दिक्कत भी होती है, और सोचा आप सबको सरप्राइज देकर खुश कर दूंगी। ये सोचकर आपको नहीं बताया। सपना की बात सुनकर के रीना मुंह बनाती हुई कहती है, फिर भी दीदी, आने से पहले बताना तो चाहिए था, कम से कम मैं आपके लिए कुछ तैयारी करके रखती। रीना अच्छा बनने का नाटक करते हुए अपनी ननद को कूलर वाले कमरे में ले गई और अपनी सास को भी डांटते हुए बोली, क्या माँ जी, दोपहर में आंगन में लेटी हो, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो अंदर कूलर के सामने लेटना। दीदी, अब आप ही समझाओ ना माँ जी को, बहुत जिद्दी हो गई हैं, हर बात पर जिद करने लगी हैं, कितना भी समझा लो लेकिन अपने ही करती हैं। अगर तबीयत खराब हो गई तो कल को मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आखिर मेरे अलावा इनका है ही कौन? हम ही तो इनकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। बहू बेटे आखिरकार होते किस लिए हैं? बातें बनाते हुए रीना ने कहा। भाभी की बातें सुनकर के सपना बहुत खुश हो गई कि उसकी भाभी कितनी अच्छी है, जो उसकी माँ का इतना ख्याल रखती है। माँ का हाथ पकड़कर सपना कमरे में ले आई और समझाते हुए बोली, माँ, तुम भाभी की बात को माना करो, ऐसे आंगन में मत लेटा करो। तो ममता जी धीरे से बड़बड़ाई, बहू की तो बात मान रही हूँ, तभी तो आंगन में लेटी हूँ। ममता जी इतना कह ही पाती हैं कि रीना अपनी आवाज को कड़क करते हुए ममता जी की तरफ आंखें निकालती है और आंखों ही आंखों में ममता जी को चुप रहने का इशारा करती है, जिसे सपना नहीं देख पाती। और बेचारी ममता जी अपनी बहू की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर डर गई और अपनी बेटी से कुछ कह भी नहीं पाई, चुप हो गई। लेकिन सपना को कुछ तो इस बार अपने मायके में अटपटा लग रहा था। एक तो वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान थी और माँ की चुप्पी को देखकर भी वह परेशान हो जाती। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। कई बार सपना ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन बेचारी ममता जी अपनी बहू के डर से बेटी से कुछ ना कह सकी। अपने मायके के बदलाव को सपना महसूस तो कर रही थी, लेकिन भाभी के व्यवहार को देखकर उसे लगता था कि हो सकता है कि ये उसके मन का वहम हो। माँ का बुढ़ापा है, खाना पीना ठीक से नहीं खा पाती होगी, इसीलिए शायद दुबली पतली हो गई है। रीना ने रसोई में जाकर ननद के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, क्योंकि ननद की नज़रों में तो उसे अच्छा बनना ही है। खाना परोस कर कमरे में लेकर आई। सपना ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम भी खाना खा लो, खाने का समय हो गया है। खाने की थाली देखते ही ममता जी उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों से भूखी हो। इतना अच्छा खाना तो उन्होंने सच में सालों से नहीं खाया था। अच्छा खाना तो क्या, बहू बेटे उन्हें भर पेट खाना भी नहीं देते थे। जो रूखा सूखा बासी खाना देते वही उन्हें खाना पड़ता था। लेकिन आज बेटी के पूछने पर जब व्यंजनों से भरी हुई थाली उनके सामने आई तो ममता जी से रहा नहीं गया। वह थोड़ी ही देर में पूरे खाने की थाली चट कर गई। सपना एकटक अपनी माँ के इस व्यवहार को देखती रह गई। उसने अपनी माँ को खाते हुए बिल्कुल भी नहीं टोका। थोड़ी देर में रीना कमरे में पूड़ियाँ लेकर आई। जब उसने देखा कि उसकी बूढ़ी सास ननद के लिए लगाई गई थाली को खा गई है, तो बड़ी बड़ी आंखें अपनी सास की तरफ निकाली। बहू को देखते ही ममता जी का हाथ खाने में रुक गया। उन्होंने थाली एक तरफ खिसका दी और एक तरफ को मुंह करके बैठ गई। सपना को समझ में आ रहा था कि जैसे ही भाभी माँ के सामने आती है, माँ एकदम से डर जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर भाभी माँ के साथ गलत व्यवहार करती है तो मेरे लिए इतना कुछ कैसे कर सकती है। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग रात में इकट्ठे बैठे थे। रीना अपने पति नितिन से खुशफुसाते हुए बोली, अब तुम्हारी बहन आ गई है, सीधे सीधे अपनी बहन से पास के शहर वाले प्लॉट की बात कर लो।
तुम्हारे पिताजी तो वो प्लाट उनके नाम कर गए थे। जब तुम्हारी बहन के नाम तुम्हारे पिता ने वो प्लाट किया था तब तो उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे और उनके पति भी कोई नौकरी नहीं करते थे, इसीलिए बूढ़ा इतना बड़ा प्लॉट बेटे के नाम कर गया था। बूढ़ा तो मर गया लेकिन मेरे लिए मुसीबत छोड़ गया। उस प्लाट के चक्कर में इसकी इतनी आवभगत करनी पड़ती है। एक बार वह प्लॉट मेरे कब्जे में आ जाए फिर बताती हूँ माँ बेटी को। मैं तो कभी ना बुलाऊंगी इसको। क्या हुआ भाभी, क्या खुसर फुसर कर रही हो? जरा तेज बोलो तो हम भी सुन लें। तभी नितिन बात को बनाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं सपना, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि सपना दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है। अब तो जीजाजी भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ससुराल में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। नोएडा जैसे शहर में रहती हो, खूब सारे पैसे हो गए हैं। हाँ भैया, ये सब आप सबका ही आशीर्वाद है। तभी नितिन बात को बढ़ाते हुए कहता है, तो मैं ये कह रहा था कि जब सब कुछ तुम्हारे पास हो ही गया है तो जो पिताजी ने प्लॉट तुम्हारे नाम किया था उसको तुम हमें वापस कर दो। तुम्हें तो पता है कि दुकान भी ठीक ठाक ही चलती है, 3 बच्चे हैं, घर के खर्च बढ़ गए हैं, ऊपर से माँ की बीमारी में भी बहुत सारा खर्चा होता है। और जो प्लॉट पिताजी ने तुम्हें दिया था वह शहर के बीचों बीच है, जिसकी कीमत आज के समय में 40 लाख से कम नहीं है। नितिन की बात सुनकर सपना कहती है, हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी कि वो प्लाट अपने मायके में भाई भाभी को वापस कर दूं। अब मुझे मायके की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। ऐसा करना भैया, अभी मैं 10 दिन तक रुकूंगी, तब तक सारे कागजात तैयार करवा लेना। इस बार वो प्लाट मैं आपके ही नाम करके जाऊंगी, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी माँ का ख्याल तो बुढ़ापे में आप दोनों को ही रखना है, तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका ही हक बनता है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप माँ के बुढ़ापे पर अच्छे से देखभाल करें और उनकी सेवा करें। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ खुश रही। सपना की बात सुनकर के नितिन और रीना खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और प्लाट अपने नाम होने की बात सुनकर झट से रीना ममता जी के पास आती है और उनके पैर पकड़कर दबाने लगती है। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, हम तो माँ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे, खूब सेवा करेंगे। लेकिन ममता जी बार बार अपने पैरों को बहू के हाथों से खींच रही थी, क्योंकि उन्हें पता था बहू जितना पैर नहीं दबाएगी उससे ज्यादा बेटी के जाने के बाद मेरे ऊपर जुल्म बढ़ाएगी। दूसरे दिन ही रीना और नितिन प्लॉट को अपने नाम करवाने के लिए कागज बनवाने के लिए चले जाते हैं। इधर सपना अपनी माँ से कुछ पूछने की या जानने की कोशिश करती है कि माँ इतनी बदली बदली सी क्यों है, चुप चुप क्यों है, मुझे डरी सहमी सी क्यों लग रही है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तभी सपना का भतीजा जो कि 12 साल का है अपनी बुआ से कहता है कि उसे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। सपना रसोई में भतीजे के लिए खाना परोसने चली जाती है। पीछे पीछे उसका भतीजा भी आ जाता है। रसोई में रखी हुई बासी रोटियों को देखकर वो बोला, अरे ये तो दादी का खाना है, मैं दादी को देकर आता हूँ। भागकर उन रोटियों को दादी के सामने फेंक देता है। पीछे से सपना रोकते हुए बाहर आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो, दादी को बासी रोटियां क्यों दे रही हो? बुआ, दादी तो हमेशा बासी रोटियां ही खाती हैं, मम्मी उनको यही खाना देती है और दादी अंदर कमरे में नहीं बाहर नीम के नीचे चारपाई पर सोती है। भतीजे की बात सुनकर सपना के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो भाई भाभी उसके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माँ के साथ ऐसे अत्याचार देखकर सपना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगी। हिम्मत करके माँ के पास गई और पूछने लगी, माँ तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, नहाते समय गिर गई थी, उसी की चोट लग गई, जबकि वो चोट तो रिमोट की थी जो बहू ने मारा था। सपना समझ जाती है कि माँ को भाभी ने बहुत डरा कर रखा है, इसीलिए वो कुछ भी बोलने से डरती है और उसे अपनी माँ के डरे सहमे व्यवहार का पता चल जाता है। कुछ बातें अपने भतीजे से पूछती है। छोटा सा भतीजा बुआ से सब कुछ कह देता है, जिसे सुनकर सपना का दिल दहल जाता है। वो भाई भाभी को सबक सिखाने का निर्णय लेती है। उसे पता था अगर वह सीधे सीधे भाई भाभी से कुछ कहेगी तो दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, बल्कि उसे ही गलत ठहरा देंगे। और तो और मुझे मायके की प्रॉपर्टी चाहिए ऐसा इल्जाम भी मुझ पर लगा देंगे, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा
जिससे मैं उन दोनों के अत्याचार का पर्दाफाश कर सकूं। यही सोचकर सपना मौका पाकर एक दिन जब उसके भाई भाभी किसी काम से घर से बाहर गए थे, पूरे घर में सीसीटीवी लगवा देती है और जानबूझकर किसी न किसी काम के बहाने घर से बाहर चली जाती है। अकेले में माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इस बात को वो जान सके और रिकॉर्डिंग को देख सके। अब सपना के ससुराल जाने के सिर्फ 2 दिन बचे थे। रीना बढ़िया सा खाना सपना के लिए लेकर आती है। सपना खाने की थाली को माँ को दे देती है। उसे कुछ जरूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से वह बाजार चली गई। इधर रीना जब सास के हाथ में गरम गरम खाने की थाली को देखती है तो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है। बूढ़ी सास के हाथ से थाली को छीन लेती है और ममता जी के बालों को पकड़कर जोर से खींचकर कहती है, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई गरम गरम खाना खाने की? भूल गई है तेरी औकात बासी खाना खाने की है। मेरे सामने मुझसे गरम गरम खाना बनवा कर खा रही है। तेरी बेटी को जाने दो, फिर तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर जोर से धक्का दे देती है जिससे ममता जी का सर दीवार से जाकर टकरा जाता है। बहुत तेज चोट लग जाती है। बाहर बाजार में एक दुकान पर बैठी हुई सपना फोन के कैमरे में ये सारा दृश्य देख रही थी। ये सब देखकर उसका दिल दहल रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर भाभी को 2 थप्पड़ लगाए। रीना इतने पर भी नहीं रुकती है। बहुत जोर से सास का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई जहाँ बर्तनों का ढेर लगा था और बोली, जल्दी से इनको धुल दो जब तक तेरी बेटी आ रही है। उससे पहले साफ हो जाने चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। बहुत सेवा करवा ली है तूने पिछले 1 हफ्ते में। आधे घंटे बाद सपना घर वापस आ गई। सपना को देखते ही उसके भाभी बोली, दीदी आज खाना खाने के बाद कोर्ट चलना है। तुम्हारे भैया ने सारे कागज तैयार करवा लिए हैं, बस दस्तखत करने की देरी रह गई है। लेकिन अभी घर तुम्हारा नहीं हुआ है। आपको प्लाट के साथ साथ कुछ और भी देना है। और क्या देना है दीदी, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? तभी सपना भाभी के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ लगाती है। गाल पर पड़े थप्पड़ को देखकर रीना तमतमा जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तभी सपना चिल्लाकर बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बाल पकड़कर दीवार में मारने की, उनके सर पर रिमोट मारने की, बासी खाना खिलाने की, डरा कर रखने की? ननद के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर रीना की बोलती बंद हो गई। तब तक कमरे में कागजात निकालकर नितिन भी आ गया। रीना रोती हुई शिकायत करती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा है। नितिन चिल्लाते हुए सपना से बोला, तुम पागल हो गई हो सपना, जो अपनी बड़ी भाभी पर हाथ उठा रही हो? क्या यही सीखा है तुमने अपनों से बड़ों पर हाथ उठाना? वाह भैया, आज मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक तुम्हारी पत्नी मेरी बुजुर्ग माँ के ऊपर हाथ उठाती थी, उसके साथ अत्याचार करती थी, वह तो आपको दिखाई ना दिया। माँ के साथ अत्याचार करने में आप भी भागीदार हैं। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। तो क्या ही कर लोगी, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, रीना चिल्लाते हुए कहती है। सपना बाहर खड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर को आवाज देते हुए बोली, आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को, और इन दोनों की काली करतूतों को भी देख लीजिए। इन दोनों की सारी करतूतें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। सीसीटीवी की बात सुनकर नितिन और रीना चारों तरफ घर में नजरें दौड़ाते हैं तो होश उड़ जाते हैं। कैमरे लगे हुए हैं। जब सीसीटीवी कैमरा पुलिस देखती है कि इन दोनों ने माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, कितना अत्याचार किया है, एक पल गवाए बिना दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जाते जाते सपना भाई भाभी को कहती है, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटो। रही बात माँ की, तो माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उनकी सेवा करूँगी और उन्हें बहुत प्यार से अपने साथ रखूँगी। चलो माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस घर में आपको रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी से डरने की जरूरत है। आपकी बेटी आपके साथ है। इतना कहकर सपना अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। बहुत अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखती है, समय पर इलाज करवाती है। ममता जी को अपनी बेटी के घर में बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर सपना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।